होता है उसके बारे में पता करेंगे, और साथ में इस केमिकल रिएक्शन के रेट पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये फैक्टर आपके कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है आपका कंसंट्रेशन, इसके अलावा हो सकता है आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर के अलावा और क्या हो सकता है आपका कैटलिस्ट। ये चीजें क्या करती हैं? रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करती हैं। जो कैटलिस्ट होता है हमारा, ये सारी की सारी चीजें हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करती हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए। गुड जो आफ्टरनून मैम। नेक्स्ट, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो हमने ये देख लिया कि ये केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन की काइनेटिक्स या उनके मूवमेंट के बारे में पता करते हैं। मूवमेंट किसमें होता है? जो हमारे रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें मूवमेंट होगा, और उसी मूवमेंट के थ्रू हम अपने रिएक्शन के रेट को पता करेंगे, और उस रिएक्शन के रेट पर कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और वो फैक्टर आपके कौन से हो सकते हैं? वो फैक्टर हमारे टेम्परेचर हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, और कैटलिस्ट हो सकता है। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखने से पहले रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो रिएक्शन मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स का बताया गया है, जिसमें सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वेरी स्लो रिएक्शन होता है, सेकंड जो होता है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, और थर्ड जो टाइप है उसमें बताया गया है मॉडरेट या फिर नॉर्मल रिएक्शन होते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है? कि ऐसा रिएक्शन जो काफी स्लोली क्या करता है? प्रोसीड्स करता है। ये जो स्लो रिएक्शंस है काफी स्लोली ये क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं। वैसे रिएक्शन को हम स्लो रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप ये मान के चलिए, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन काफी मतलब किसी मंथ में कंप्लीट होगा, और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको होने में बहुत सारे दिन लगते हैं या फिर ईयर्स लग जाते हैं तब जाके वो कंप्लीट होते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। और एज अ एग्जाम्पल देखें तो वो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, नेक्स्ट है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जो कि काफी रैपिडली, काफी जल्दी हो जाता है, फ्यू सेकंड्स में ही जो रिएक्शन क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। ये जो हम देख रहे हैं ये जो रिएक्शन है ये फ्यू सेकंड्स में ही क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। लाइक जैसे सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया और उस पे सोडियम क्लोराइड मिक्स किया, तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन पे हम सोडियम क्लोराइड मिक्स करते हैं तो वो सिल्वर क्लोराइड का क्या बना लेता है? प्रेसिपिटेट बना लेता है। और ये रिएक्शन काफी इमीडिएटली होता है, मतलब फ्यू सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाता है। और कितने फ्यू सेकंड्स में पूछा जाए तो 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻12 सेकंड में ही ये रिएक्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? वेरी फास्ट रिएक्शन। और ये रिएक्शन का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप देख रहे होगे कि ये कौन सा रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन है, जिसमें आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। वो रिएक्शंस क्या होते हैं? काफी फास्टली होते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला एग्जांपल आपने देखा जिसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराया तो आपका सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना। इसी तरीके से ही आप बेरियम क्लोराइड का जो रिएक्शन है अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है, ये भी एक आयोनाइजेशन रिएक्शन है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या बनता है? सॉल्ट बन जाता है। तो ये भी एक आयोनाइजेशन रिएक्शन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी आयोनाइजेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें आयंस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, वो रिएक्शन काफी फास्टली हो जाता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें हमने क्या किया है, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, कौन सा है हमारा? जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया? NaCl के साथ कराया। तो देखो इसमें जो सिल्वर है ये पॉजिटिव चार्ज का है, नाइट्रेट नेगेटिव चार्ज का, Na पॉजिटिव चार्ज, और Cl कौन से चार्ज का है? नेगेटिव चार्ज का है। और जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है आपका? NaNO3 बन जाता है। ये सारे के सारे कौन से रिएक्शंस हैं? आयोनाइजेशन रिएक्शंस हैं, जो कि फ्यू सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाते हैं। और कितने फ्यू सेकंड्स में आपसे पूछा जाएगा तो 10⁻⁻14 टू 10⁻12 इतने सेकंड्स में ही ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो वैसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? वेरी फास्ट रिएक्शन बोला जाता है। ऐसे ही आप BaCl2 का रिएक्शन किसके साथ कराओगे? H2SO4 के साथ कराओगे। तो यहाँ पर Ba2+ फॉर्म में है, Cl2 नेगेटिव फॉर्म पे है, H2 2+ के फॉर्म पे है, और SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म पे है। तो क्रॉस इनको ऐड करो, जो आपका Ba है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा? SO4 के साथ, और जो आपका H2 है वो
Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, BaSO4 बना लेगा, प्लस क्या बन जाएगा आपका HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आयोनाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शंस फ्यू सेकंड्स में ही क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, जिनको हम वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका मॉडरेट रिएक्शन। जनरली जो मॉडरेट रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल पर ही होते हैं, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, ये ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, एक मॉडरेट लेवल पर होते हैं। और मॉडरेट लेवल पर होने की वजह से ही हम इनको क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल में बताया गया है कौन सा प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसमें हाइड्रोलिसिस मतलब जो एस्टर है आपका, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO2H5, ये हमारा एस्टर का फॉर्मूला होता है। इस एस्टर के साथ अगर आप किसका रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस मींस वाटर का रिएक्शन कराओगे, तो वाटर का रिएक्शन काफी मॉडरेट लेवल पर, मतलब इसको होने में हो सकता है कि आपको कुछ मिनट लग जाए, 10 मिनट्स लग जाए, 5 मिनट्स लग जाए, 2 मिनट्स लग जाए, तो कुछ मिनट्स लगते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए, तो उनको हम मॉडरेट लेवल का रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH3COOH बना लेगा, एसिटिक एसिड, और साथ में क्या बन जाएगा आपका, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो एक तरीके से देखा जाए तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन अगर किसी केमिकल कंपाउंड में देखने को मिलते हैं तो वो मॉडरेट लेवल का केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। देखो ये सारी चीजें हमने जो देखी, इसके अलावा इन्वर्सन ऑफ सुगर, सुगर का इन्वर्सन करना मतलब जो आपके पास सुगर है जिसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है, ये सुगर का फॉर्मूला होता है। अब इस सुगर का मतलब यहाँ पर ये जो सुगर है ये कौन से फॉर्म पे है, सुक्रोज के फॉर्म पे है। ठीक है, इसका जब इन्वर्सन करोगे तो ये इन्वर्सन करके क्या बनाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होके दो पार्ट बनाता है, एक ग्लूकोज बनाता है और एक क्या बनाता है, फ्रुक्टोज बनाता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेम दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, और दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, तो सुक्रोज का इन्वर्सन करते हैं तो इनका जब इन टू पार्ट्स में डिसोसिएशन होता है तो इसमें भी कुछ फ्यू मिनट्स का क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मॉडरेट लेवल का केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इसमें बताया गया है रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इसमें किसका बताया गया है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन का। रेडियो एक्टिव रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल का क्या किया, हमने बम्बार्डमेंट किया। ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट इस थोरियम पर करोगे तो ये थोरियम बम्बार्डमेंट करने के बाद आपको क्या गिव करेगा, यूरेनियम गिव करेगा। या फिर यूरेनियम को जब हम क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो उस टाइम पर हमको थोरियम मिलता है और वहां से एक रेडिएशन निकलती है, जो कौन सी रेडिएशन होती है, अल्फा रेडिएशन होती है। तो ये रिएक्शन होने में भी हमको कुछ टाइम लगता है, तो ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि काफी स्लोली प्रोसीड्स होते हैं या फिर मॉडरेट लेवल पर होते हैं या काफी स्पीडली हो जाते हैं, तो इन सारे केमिकल रिएक्शन के रेट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल लेवल पर हम ये बोल देते हैं कि ये हमारा वेरी फास्ट है, ये वेरी स्लो है, और ये हमारा मॉडरेट लेवल का केमिकल रिएक्शन है, हम ऐसा बोल देते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिवली हम इसके स्पीड को कैसे पता कर सकते हैं, उस स्पीड को पता करने के लिए हम इसका मेजरमेंट करते हैं, और उसका मेजरमेंट करने के लिए कुछ केमिकल हेल्प हम लेते हैं, तो उन्हीं को हम किस में डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देखे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन। कॉज ऑफ रिएक्शन इन रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखिए, तो जनरली देखो होता क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन से आप सभी जानते हो कि एक साइड पे आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और दूसरे साइड पे आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनेगा जब ये रिएक्टेंट जो भी बना है इसके केमिकल्स में बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकिंग होता है,
और बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ये क्या करते जाते हैं, एक नया बॉन्ड बनाते जाते हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है, और प्रोडक्ट में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए और बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो भी हमको एनर्जी चाहिए, और बॉन्ड को बनाना है तो भी हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये जो एनर्जी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, जो भी रिएक्टेंट में यूज करेंगे और जो भी प्रोडक्ट में यूज करेंगे, इस एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी लग रही है और बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है, दोनों की दोनों एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी किसको मिलेगा, रिएक्टेंट को मिलेगा, वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर इसमें जो एनर्जी लग रहा है वो डिफरेंट है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो हर एक केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड को तोड़ने के लिए और बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो भी पर्टिकुलर हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। बात ये है कि जो आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और आयनिक बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है वो काफी आसानी से हो जाती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन की वजह से। आप ये समझ सकते हो, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आपका क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है। आपने 3 टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़े होंगे, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो काफी आसानी से एक नया प्रोडक्ट जनरेट कर सकता है। तो इसमें काफी इंस्टेंटेनियसली रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है, जिसकी वजह से इसका जो रेट आएगा वो भी काफी इंस्टेंटेनियस आएगा। ठीक है, तो देखो रेट में डिफरेंस किस वजह से आ सकता है, पूछा जाएगा, तो एनर्जी की वजह से आ सकता है। एनर्जी की वजह से क्यों, क्योंकि बॉन्ड को फॉर्म और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से उसके रेट में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अब बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ऑटोमोबाइल जो कि रोड में मूव करता है, उसके स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे जो ऑटोमोबाइल है उसने कितने डिस्टेंस को कवर्ड किया हुआ है। हम ऐसे ही ऑटोमोबाइल का जो स्पीड है उसको एक्सप्रेस करते हैं। सेम एज ऐसे ही किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को अगर एक्सप्रेस करना हो तो हमको ये पता करना होगा कि इन अ यूनिट टाइम जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आया है। कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो ना आप सभी, कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो भी पार्टिकल मैंने लिया है वो कितने कंसंट्रेट का है। अगर मोर कंसंट्रेटेड का है तो उसमें पार्टिकल का अमाउंट ज्यादा होगा, कम कंसंट्रेटेड का है तो उसमें पार्टिकल का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेशन टर्म हम जनरली यूज करते हैं, आपने पढ़ा भी है। जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हम टर्म यूज करते हैं, डाइल्यूट में कम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका कंसंट्रेटेड होता है उसमें मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कंसंट्रेशन हमको पता करना है कि एक्चुअल में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इन अ यूनिट टाइम, अगर किसी केमिकल रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रहा है। और वही कंसंट्रेशन हमको बताएगा कि हमारे रेट ऑफ
मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो कितना है। हम ये इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम पे किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो जो चेंज होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, चाहे आपका रिएक्टेंट हो चाहे आपका प्रोडक्ट हो, दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा ही। क्योंकि अगर इनका कंसंट्रेशन चेंज ना हो तो रिएक्टेंट से कभी भी क्या नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आता जाता है। कैसे चेंज आता जाता है, देखिए हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं। इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में देखो, मैंने कोई रिएक्टेंट लिया है और रिएक्टेंट से मैं क्या बना रही हूँ, प्रोडक्ट बना रही हूँ। तो देखो ये जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कैसे बनता जाएगा, जैसे जैसे इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती जाएगी और एक नया बॉन्ड फॉर्म होता जाएगा। तो एक नया बॉन्ड फॉर्म होने पर ये प्रोडक्ट बनाता जाएगा। तो इनिशियली तो इसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा था, ठीक है, जब कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना था। लेकिन जैसे ही मान लो आपने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जो भी मॉलिक्यूल्स थे उनका बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हुआ। बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होने से थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि इनिशियली जीरो था, अब कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इसमें बनने लगा है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और आफ्टर सम टाइम के बाद ये रिएक्टेंट पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रिएक्शन ने किसको अचीव कर लिया है, कंप्लीशन को अचीव कर लिया है। अब मेरा जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो टाइम के साथ देखो, इनिशियली हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो मोर होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट इनिशियली बना नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करता जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग करता जाता है और नया बॉन्ड बनाता जाता है। जैसे जैसे नया बॉन्ड बनता जाएगा, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है इन रिएक्शन बढ़ता जाएगा। और प्रोडक्ट इसी रिएक्टेंट से बन रहे हैं तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तब जाके हमारा नया प्रोडक्ट बनता जाएगा। सपोज इसमें ऐसा एग्जाम्पल ये बताने की कोशिश की गई है कि ये टाइम के रेस्पेक्ट पे हो रहा है, ठीक, टाइम के रेस्पेक्ट पे हो रहा है। तो इनिशियली मैंने टाइम ले लिया T1। तो T1 टाइम पे जो हमारा रिएक्टेंट है, मान लीजिए T1 टाइम पे हमारा रिएक्टेंट R1 है, जो कि रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या होता है, P1 होता है। और T2 टाइम पर कोई रिएक्टेंट हमारा R2 है, जो कि आफ्टर सम टाइम के बाद P2 क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब देखो R2 से P2 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर R1 से P1 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दोनों का जो हमारा रिएक्टेंट का क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा R1 और R2 का, और यहाँ पर P1 और P2 का जो कंसंट्रेशन होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें जो हमारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसमें चेंजेस आ गया। चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्टेंट में कितना चेंज आया है उसको कैसे हम पता करेंगे, डेल आर इज इक्वल कंसंट्रेशन। ये जो आप बॉक्स बनाते हो ये कंसंट्रेशन टर्म को यूज करता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 माइनस आप क्या करोगे, R1 करोगे। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। चेंज के लिए मैंने डेल लगाया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, P2 माइनस क्या करोगे, P1 करोगे। तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इन यूनिट टाइम T1 टू T2 टाइम पे, तो T1 टू T2 को आप डेल T से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डेल T टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या क्या चेंजेस आया है, इसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन पता करते हैं तो देखिए क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट का पता करेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू अ टाइम। रिएक्टेंट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर लिखोगे आप, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो उसको किससे डिनोट किया जाता है, माइनस से, डिक्रीज होने की वजह से। और उससे हमारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या आ जा रहा है, चेंज आ जा रहा है। तो ये डेल यहाँ पर किसको बता रहा है, चेंज को बता रहा है। ये बॉक्स यहाँ पर कंसंट्रेशन को बता रहा है अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू अ टाइम। टाइम चेंज होने के साथ साथ जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो चेंज होता जा रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस,
डिसअपियरेंस क्यों लिखा गया है? क्योंकि इनिशियली तो रिएक्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा ये रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा, मतलब ये डिसअपियर होता जा रहा है। और अपीयर क्या होता जाएगा? प्रोडक्ट अपीयर होता जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे आप? अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल क्या लिखोगे आप? इनिशियली तो जीरो था प्रोडक्ट, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता गया है? बढ़ता गया है। इस वजह से कौन सा साइन यूज किया जाता है? पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है। और पॉजिटिव हम क्या लिखेंगे? डेल पी, कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन क्या लिखोगे? डेल टी लिखोगे आप। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो चेंज होता गया। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसा होता गया? इंक्रीज होता गया। मतलब रिएक्टेंट डिसअपियर हुआ और प्रोडक्ट अपीयर हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हुआ तब जाके वहां पर क्या बना? प्रोडक्ट बना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों इक्वेशन को जब हम एक साथ लिखते हैं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? चेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन क्या लिख सकते हो? टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन। तो हम इसको किस फॉर्म पे लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल, अगर हम रेट की ही बात कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ, जो भी आपका आया, डेल आर ले लीजिए, डेल आर सही होगा आपका, सॉरी। हाँ, तो आप क्या लिखोगे? डेल आर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ लिखिएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? डेल पी आ जाएगा इसके रिएक्टेंट में विथ रेस्पेक्ट टू अ डेल टी। ठीक है, डेल टी टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा क्या होता है? यहाँ पे आर लिखना था और यहाँ पे पी लिखना था, बिकॉज ये नेगेटिव टर्म पे होता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे पी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है ऑलवेज क्या होता जाएगा? सिर्फ रिएक्टेंट की अगर बात की जाए तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, क्योंकि वो डिसअपियर होता जाता है और उसका कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू अ टाइम डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट को बना रहा है और खुद के कंसंट्रेशन को कम करता जा रहा है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगी तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? उसके लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू अ टाइम इन एवरी केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर इंक्रीजेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम इसकी यूनिट देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के चेंज होने की यूनिट क्या होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के चेंज होने की यूनिट देखिए। अब यहाँ पर देखिए, चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का जो यहाँ पर जनरली हम क्या बता रहे हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन, मतलब जितना टाइम लगा है, तो टाइम की जो यूनिट इसमें ली जाती है वो क्या ली जाती है? सेकेंड ली जाती है। ठीक, हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन की यूनिट यहाँ पे मोल पर लीटर हो गई और टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड हो गई। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स ले लीजिए पर लीटर की जगह पे, और यहाँ पे सेकंड क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म पे है। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इज इनवर्स, या फिर आप बोल सकते हो मोल पर लीटर पर सेकंड बोल सकते हो। किसका यूनिट होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, जो हमने उसके फॉर्मूला से निकाला है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। जब हम इस फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं तो हमको एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला सॉरी यूनिट क्या मिलता है? मोल लीटर इनवर्स या सेकंड इनवर्स, या फिर हम इसी को बोलते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। ठीक, ये तब के लिए है जब आपका जो भी रिएक्शन है वो कौन से स्टेट में है? या तो लिक्विड स्टेट में है या फिर कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, इन दोनों स्टेट के लिए है। लेकिन सपोज कीजिए आपका जो केमिकल रिएक्शन है
जो भी केमिकल रिएक्शन आपने लिया है वो केमिकल रिएक्शन मान लीजिए आपका कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस स्टेट के लिए यूनिट अलग हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर हम कंसंट्रेशन टर्म यूज नहीं करते, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज नहीं किया जाता, उसके लिए यूज किया जाता है टर्म पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ये कब के लिए यूज करते हैं, जब हमारा कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, गैसियस स्टेट गैस। में है, गैसियस स्टेट में है, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर का टर्म यूज करते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें आप टाइम ले सकते हो, यहाँ पे आप डेल टी लिख सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है एटीएम या एटमॉस्फेयर बोला जाता है, और टाइम का यूनिट होता है क्या, सेकेंड होता है। ठीक है, तो इन अ गैसियस स्टेट रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, या एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड भी आप लिख सकते हो इन एनी किस पे, अगर आपका केमिकल इक्वेशन गैसियस स्टेट में हो रहा हो तो। ठीक, तो ये हमारा, आप टाइम की जो यूनिट है उसको सेकंड लेते हो तो आप सेकंड इनवर्स लिखोगे, लेकिन अगर आप मिनट लेते हो तो आप एम इनवर्स उसको लिख सकते हो। मिनट अगर आपने कंसीडर किया है या आपका केमिकल रिएक्शन मिनट में कंप्लीट हो रहा हो तो। ठीक, तो इसमें भी उस टाइम पर जो हमारा पहला लिक्विड और सॉलिड स्टेट का यूनिट था उसमें क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, और गैसेस के लिए एटमॉस्फेरिक हमारा मिनट इनवर्स हो जाएगा, अगर केमिकल रिएक्शन जो है वो मिनट में कंप्लीट हो रहा हो तो। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन का जो केमिकल काइनेटिक्स का जो पार्ट था हर एक केमिकल रिएक्शंस के लिए वो हमने देख लिया। कितने टाइप की रिएक्शन होती है हमने देखा, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट लेवल की, और उसी के तीनों रिएक्शन का हम क्या पता करते हैं, रेट पता करते हैं। ठीक है, और रेट पता करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का हेल्प लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजेस होता है उससे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो इन्हीं कंसंट्रेशन में चेंजेस को लेकर विद रेस्पेक्ट टू अ टाइम हम क्या पता करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पता करते हैं। तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाती है, और साथ में उसकी यूनिट हमको किसमें लेना है, तो जो यूनिट है हमारी अगर लिक्विड और गैसियस सॉरी सॉलिड स्टेट में कोई केमिकल इक्वेशन प्रेजेंट है तो उसके लिए जो यूनिट है हमारी वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और अगर गैसियस स्टेट में है तो उसकी यूनिट एटमॉस्फेरिक सेकंड इनवर्स होती है। ठीक, कल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो हमारा एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और साथ में जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं उसके बारे में, मतलब इनिशियली क्या चेंज आता है और फाइनली केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद किसी केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं।